अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरें। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जुमे को सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के दरमियान होने वाले तसादुम के दौरान फौज के 5 जवान शहीद हो गए, जबकि एक जख्मी जवान का इलाज जारी है। वहीं कुछ मिलिटेंट्स के भी मारे जाने की इतला है। आखिरी इतला मौसूल होने तक इलाके में ऑपरेशन जारी था। सिक्योरिटी के पेश नज़र जिले में इंटरनेट खिदमात मुअत्तल कर दी गई। इत्तला के मुताबिक खराब मौसम और लगातार बारिश के दरमियान सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के दरमियान तसादुम हो गया। जम्मू इलाके में भाटा धोरेन के तोता गली इलाके में मिलिटेंट्स ने फौज के जवानों पर घात लगाकर हमला कर दिया था, जिसके बाद इलाके में छुपे हुए मिलिटेंट्स को बाहर निकालने के लिए लगातार ये ऑपरेशन जारी है। तसादुम में 2 जवान मौके पर ही शहीद हो गए और 4 जख्मी जवानों को इलाज के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। बाद में दौरान इलाज मजीद 3 जवानों ने दम तोड़ दिया। इस ऑपरेशन में फौज के जुमला 5 जवान शहीद हो गए। मणिपुर में जुमे को मेती रिजर्वेशन तनाज़े पर तशद्दुद के बाद हालात काबू में हैं। रियासत के 16 में से 8 अजला में कर्फ्यू जारी है। फौज के 55 कॉलम और आसाम राइफल्स के दस्ते को तैनात किया गया है। तशद्दुद में अब तक कुछ लोगों के मारे जाने की इतला है, ताहम अभी तक इस हवाले से कोई तस्दीक नहीं की गई है। 100 से ज़्यादा अफराद जख्मी हैं। मोबाइल इंटरनेट गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दिया गया। फसादियों को देखते ही गोली मारने का हुक्म दिया गया। इसके अलावा मणिपुर जाने वाली ट्रेनों को भी रोक दिया गया। फौज के मुताबिक रियासत में अब तक 11,000 से ज़्यादा लोगों को रिलीफ कैंपों में मुंतकिल किया जा चुका है। मेघालय के दारुल हुकूमत शिलोंग में कोकी और मैती कम्युनिटी के कॉलेज के तुलबा के दरमियान तसादुम हुआ। बताया जा रहा है कि दोनों बरादरियों के दरमियान लड़ाई हुई थी। पुलिस ने इस मामले में 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। Three 355, it's just that the center takes more attention on the affairs of the state. And that is the reason why the advisor has been sent. And so we will see how it develops, because if things quieten down fast, advisor also will be going back. But if it continues, and it will stay, and the center will be giving us more directions on how to go about things. Sir, my question is, we saw a clarion call from many important celebrities of Manipur, such as Mary Kom yesterday. कांग्रेस तर्जुमान पवन खेड़ा ने आज मणिपुर के मुद्दे पर बीजेपी हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि एक ऐसे वक्त में जब पूरा मणिपुर जल रहा है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी इत्मीनान से कर्नाटका की इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। इससे बीजेपी हुकूमत की तरजीहात वाज़ेह हो गई हैं। There is a demand from one of my friends in the media that we should read this out, the corruption data in English also. For the chief minister's post is 2,500 crore rupees. To be a minister of the BJP, you will have to pay 500 crore rupees. For KSDL appointments and transfer, 5 crore to 15 crore. For engineers, 1 crore to 5 crores. For sub-registrars, 50 lakhs to 5 crores. For BESCOM, 1 crore. PSI, 80 lakhs. Assistant professor, 50 lakhs to 70 lakhs. Lecturer, you have to pay 30 lakhs to 50 lakhs. FDA, 30 lakhs. Junior engineer, 30 lakhs. Bamul, 25 lakhs. PWD junior engineer is 10 lakhs. Constable, 10 lakhs. BDA commissioner, job rate is 10 crore to 15 crore. KPSC chairman is 5 crore to 15 crore. DC and SP, 5 crore to 15 crore. Vice Chancellor, 5 crore to 10 crore. AC and Tehsildar, 50 lakh to 3 crore. And of course, then we have the commission card of government deals. COVID-19 supplies, 75%.
PWD contract 40%. Mutt grant. Imagine a party which claims that it's the most religious party in India charges 30% commission to release the grant for mutts. And we are not saying this. The head priest of a mutt has come and complained. You all know better than I. मणिपुर में जारी तशद्दुद के वाक़यात पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कांग्रेस ने मणिपुर में फौरी तौर पर सदर राज नाफिज करने का मुतालबा किया। पार्टी ने एक बयान में कहा कि रियासत मुकम्मल तौर पर तशद्दुद की लपेट में है। वज़ीर आज़म मोदी वहां के बहरान को हल करने के इक़दाम करने के बजाय मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में वोट हासिल करने के वास्ते रोड शो में मसरूफ़ हैं। कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेत और कांग्रेस के सीनियर कायद अजय माकन ने इस मामले पर मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। इस देश के पूर्वोत्तर का एक अहम राज्य है मणिपुर, और मणिपुर जल रहा है। यह अतिशयोक्ति नहीं है, मणिपुर वाकई में 4 दिनों से जल रहा है। हत्या, अगजनी, लूट, संपत्ति स्वाहा होने की दिल दहलाने वाली खबरें आ रही हैं। हिंसा इतनी उग्र हो चुकी है कि इंटरनेट पूरी तरह से बंद कर देना पड़ा है। 16 में से 8 डिस्ट्रिक्ट्स में कर्फ्यू लगा हुआ है, मतलब आधे राज्य में, और भारतीय रेल ने रेलगाड़ी वहां भेजने से मना कर दिया है। सेवाएं प्रतिबंधित कर दी गई हैं। हिंसा ने इतना उग्र रूप ले लिया है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप है, और इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने गवर्नर को अधिकृत कर दिया है शूट एट साइट ऑर्डर के, मतलब जहां देखो वहां गोली मार दो। ये 2023 का भारत है जहां पर एक राज्य जल रहा है और शूट एट साइट के ऑर्डर है। मणिपुर की ध्वस्त व्यवस्था के चलते वहां के मंत्री, वहां के विधायक, खुद ओलंपियन और भाजपा की राज्यसभा सांसद रह चुकी मैरी कॉम हाथ जोड़ के दुहाई कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, हमारा प्रदेश जल रहा है, उसको जलने से बचा लीजिए, खत्म होने से बचा लीजिए। लेकिन इस देश की विडंबना है और दुर्भाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कर्नाटका में इतने व्यस्त हैं, वोट की राजनीति में इतने व्यस्त हैं कि मणिपुर जल के स्वाहा हो जाए उनको फर्क नहीं पड़ता। उनको मतलब सिर्फ वोट से है, वोट वोट और वोट। लेकिन आज सवाल पूछना पड़ेगा, और सवाल पूछना जरूरी है। मणिपुर में दंगे पूरी तरह से सांप्रदायिक हो चुके हैं। धार्मिक संस्थानों पर हमला हो रहा है, लोगों पर हमला हो रहा है, चुन चुन के मारा जा रहा है, अगजनी के मामले सामने आ रहे हैं, संपत्ति जलकर स्वाहा हुई जा रही है। क्या कोई नैतिकता नहीं है प्रधानमंत्री मोदी आपकी और गृहमंत्री अमित शाह की कि आप अपना सारा अटेंशन मणिपुर पर दीजिए? आपने तो यहां कर्नाटका आके कहा था अमित शाह जी की अगर आपकी सरकार नहीं आएगी तो दंगे हो जाएंगे। मणिपुर में आपने किसके नाम पर वोट मांगा था? वहां पर तो आपकी सरकार है, आपके रहते हुए मणिपुर जल उठा है। क्या कर रहे हैं आप उसके बारे में? असलियत तो यह है कि एक गृह मंत्री के तौर पर आप पूरी तरह से विफल रहे हैं। असम और मिजोरम में गोली चल जाती है, कर्नाटक और महाराष्ट्र में सीमा विवाद हो जाता है, अब मणिपुर जल रहा है। आपको अपने पद पर रहने का क्या मौलिक अधिकार है? वास्तव में तो मणिपुर में 356 अनुच्छेद के तहत तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए और स्थिति बहाल, शांति बहाल करने के प्रयास करने चाहिए। और मोदी जी, मैं सिर्फ आपसे हाथ जोड़ के एक निवेदन करती हूं, आप इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, भाजपा के स्टार प्रचारक मात्र नहीं है। कर्नाटका भी देख रहा है कि मणिपुर के हमारे भाई बहनों के साथ क्या हो रहा है, और कर्नाटका भी चाहता है कि आप अपना सारा अटेंशन वहां पर शांति बहाल करने में, कानून व्यवस्था दुरुस्त करने में लगाइए। It means that the Prime Minister of the country at the time, and this I am saying as a former Union Minister of State for Home Affairs, that at a time when Manipur is burning, at a time when in Manipur the governor has issued shoot at sight orders, how can Prime Minister, overlooking this important fact, spend out of Delhi continuously for 3 days just for electioneering, just for campaigning? Do they not have their own local Karnataka leaders, BJP leaders to take care of that? So that Prime Minister takes care of the nation, Prime Minister takes care of Manipur which is burning. So this is the first issue, first question with the Congress party, and I as a former Minister of State for Home Affairs, Government of India, I would like to question the Prime Minister, his timing and the amount of time which he is spending outside Delhi at this critical juncture. Manipur strategically is a very important place, very geographically it is very important place in our country. And when in Manipur shoot at sight orders is there, then he should continuously be at Delhi headquarters to monitor situation in
Manipur, what is happening in the northeastern states, rather than electioneering, rather than disturbing the entire Karnataka continuously for 3 days. It means that the Prime Minister of केरला हाईकोर्ट ने जुमे को फिल्म द केरला स्टोरी की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि ये फिल्म इस्लाम के खिलाफ नहीं, ISIS पर है। ट्रेलर में कुछ भी काबिल एतराज नहीं है। साथ ही प्रोड्यूसर ने दलील दी कि ये फिल्म 32,000 की कहानी नहीं बल्कि 3 खवातीन की कहानी है। हाईकोर्ट ने कहा कि केरला का सेकुलर माशरा इस फिल्म को जिस शक्ल में दिखेगा, फिल्म एक बयानिया है, तारीख नहीं, तो इससे माशरे में फिरकावारियत और इंतशार कैसे पैदा होगा। सिर्फ फिल्म दिखाने से कुछ नहीं होगा, फिल्म में कुछ भी काबिल एतराज नहीं है। अदालत ने कहा कि यह कहने में क्या हर्ज है कि अल्लाह वाहिद है। हमारा मुल्क शहरियों को अपने मजहब और खुदा पर यकीन रखने का हक देता है। अदालत ने दरख्वास्त गुजारों से पूछा कि ट्रेलर में काबिल एतराज क्या है। मोरिना के लिपिया भेटसौर गांव में जुमे की सुबह एक ही खानदान के 6 अफराद को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि गांव के 2 खानदानों के दरमियान गुज़िश्ता 10 साल से दुश्मनी चल रही है, जिसकी वजह से जुमे को एक खानदान ने दूसरे खानदान पर फायरिंग कर दी। हलाक होने वालों में 3 मर्द और 3 खवातीन शामिल हैं। ये सब एक ही खानदान से। 3 अफराद जख्मी हैं। मोरिना में कत्लेआम की वीडियो मंजर आम पर आ गई है। इसमें हमलावर लोगों को लाठियों से मार रहे हैं। कुछ लोग बंदूकें और लाठियां लिए सड़क पर खड़े हैं। इसी दौरान एक नौजवान आता है और एक के बाद दिगरे 9 अफराद को गोली मार देता है। गोली लगने के बाद हर कोई जमीन पर पड़ा नजर आता है। मौके पर बच्चे भी मौजूद थे, जिन्हें खातून ने आवाज देकर घर के अंदर बुला लिया। वीडियो में उस खातून की आवाज भी आ रही है। वारदात के बाद मुजरिमीन मौके से फरार हो गए। यूरोपीय मुल्क सर्बिया के शहर मिलाडिनोवक में जुमेरात की रात देर गए कार में सवार हमलावर ने सड़क पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस दौरान 8 अफराद हलाक हो गए, 13 अफराद जख्मी हो गए। एक पुलिस अफसर ने बताया कि हमलावर फायरिंग के बाद फरार हो गया था। कई घंटों की सर्च ऑपरेशन के बाद उसे पकड़ा गया। उसकी उम्र 21 बरस है। हमलावर एक कार में सफर कर रहा था। उसके पास एक बंदूक पाई गई। गुज़िश्ता 2 दिनों में ये दूसरा वाक़या है। इससे कबल 3 मई को दारुल हुकूमत बेलग्रेड के एक स्कूल में एक तालिब इल्म ने फायरिंग की थी, जिसकी वजह से एक ही क्लास के 9 तलबा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कुछ शदीद जख्मी हो गए थे। फायरिंग 14 साल लड़के ने की थी। वो 7वीं जमात का तालिब इल्म था। उससे गिरफ्तार कर लिया गया है। शरद पवार ने एनसीपी के सदर के ओहदे से दिया गया इस्तीफा वापस ले लिया। 4 दिनों तक चली जबरदस्त हलचल के बाद आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस्तीफा वापस लेने का ऐलान किया। उन्होंने मीडिया के सामने जज्बाती अंदाज में कहा कि मैं आपके जज्बात की बेइज्जती नहीं कर सकता, मैं जज्बाती हो गया हूं और अपना फैसला वापस ले रहा हूं। उन्होंने मजीद कहा कि 2 मई को मैंने एनसीपी चीफ के ओहदे से इस्तीफा देने का फैसला लिया था। ऐसा लगा था कि मेरी कई सालों की खिदमत के बाद मुझे सुबुकदोश हो जाना चाहिए, इसलिए यह कदम उठाया। शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इस्तीफा देने के बाद एनसीपी के कई कारकुनों और ओहदेदारों ने अफसोस का इजहार किया। मेरे चाहने वालों और पार्टी कारकुनों ने गुजारिश की कि मैं इस फैसले पर दोबारा गौर करूं। मैं किसी के जज्बात को मजरूह नहीं कर सकता, इसीलिए इस्तीफे का फैसला वापस ले रहा हूं। सार्वजनिक जीवनाचे सुमारे 63 वर्षाच्या पदवीधर सेवेनंतर मी सतत जबाबदारीतून मुक्त व्हावे अशी माझी भूमिका होती. परंतु मी घेतलेल्या निर्णयानं जनमानसांच्या मध्ये तीव्र भावना उलटली. तीव्र भावना उपजली. राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्षाचे असंख्य कार्यकर्ते, पदाधिकारी व माझे सहकारी असलेल्या जनतेमध्ये
अस्वस्थता निर्माण झाली. मी येण्याचा फेर विचार करावा. या बिहार में जात पर मबनी मर्दमशुमारी पर पटना हाईकोर्ट की रोक के बाद आरजेडी के सरबराह लालू प्रसाद यादव ने दावा किया कि जात पर मबनी अक्सरियती अवाम का मुतालबा है और ये होकर रहेगी. आरजेडी के सरबराह ने जुमे के रोज बीजेपी पर निशाना लगाते हुए अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया. लालू ने ट्विटर पर लिखा कि जात पर मबनी मर्दमशुमारी अक्सरियती अवाम का मुतालबा है और ये होकर रहेगी. उन्होंने सवाल पूछा कि बीजेपी अक्सरियती पसमानदा तबकात की मर्दमशुमारी से खौफजदा क्यों है. आरजेडी सरबराह ने मजीद लिखा कि जो जात पर मबनी मर्दमशुमारी के मुखालिफ हैं वो मसावत, इंसानियत, बराबरी का मुखालिफ और ऊंच नीच, गरीबी, बेरोजगारी, पसमानदगी, समाजी व इक़्तिसादी तफरीक का भी हामी है. लालू यादव ने कहा कि मुल्क की अवाम जात पर मबनी मर्दमशुमारी पर बीजेपी की टेढ़ी चाल और चालाकी को समझ चुकी है. हिंदुस्तान ने आज शंघाई ताउन तंजीम को याद दिलाया कि दहशतगर्दी इलाकाई सलामती के लिए सबसे बड़ा खतरा है और सरहद पार की दहशतगर्दी समेत इस बुराई को किसी भी शक्ल में जायज़ ठहराने और उसको पालने की रिवायत का बिला तफरीक इंसदाद होना चाहिए. वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने आज गोवा में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा की कौंसिल के इजलास के इफ्तिताई खिताब में कहा कि दहशतगर्दी का कोई जवाब नहीं हो सकता और उसे सरहद पार दहशतगर्दी इसकी तमाम शक्लों और मुज़ाहिर में रोका जाना चाहिए. इस मौके पर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी वहां मौजूद थे और वो डॉक्टर जयशंकर की बात गौर से सुन रहे थे. That has been made in our economic cooperation. We exchange views on a number of regional and global developments. Since the G20 meetings are ongoing and there's a BRICS foreign ministers meeting which is coming up soon, these two were also the subject of our discussion. Where FM Qingang of China is concerned, much of our attention, I think predictably, went to the disengagement issue in the Western sector. Yeah, but here again, the G20 and BRICS featured in the talks because China is a member of both groupings. With Minister Saidov of Uzbekistan, it was a warm first meeting. We took stock of our bilateral ties and agreed to have another conversation soon. This was also the case with Deputy Prime Minister and Foreign Minister Nutlyo of Kazakhstan. With my Tajik and Kyrgyz counterparts, Foreign Ministers Sirajuddin and Kulubayev, now they are long-standing friends with whom we have a rolling, ongoing conversation. And some of the subjects which came up in the meeting. वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने जुमे को अपने पाकिस्तानी हममनसब बिलावल भुट्टो जरदारी का खैर मकदम किया जो गोवा में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा के इजलास में शिरकत के लिए यहाँ आए थे. हालांकि दोनों ने मुसाहिफा नहीं किया. जुलाई 2011 के बाद किसी पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का हिंदुस्तान का यह पहला दौरा है. ज़ाहिर ने बताया कि शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा इजलास के दूसरे रोज़ जुमे को अपनी बातचीत को अपनी शक्ल दी गई. ये ग्रुप जुलाई में होने वाले अपने सरबराही इजलास में गौर के लिए 15 फैसलों या तजावीज़ के एक सेट को हतमी शक्ल दे रहा है. Your question, is this a breakthrough? Look, he came here as a member, a foreign minister of an SCO member state. That is part of multilateral diplomacy. Please do not see it as anything more than that. It was not meant as anything more than that. It was not treated as anything more than that. And I think nothing that from what he said or what I heard he said deserves for this to be treated more than that. मरकजी वजीर स्पोर्ट्स अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के जंतर मंतर पर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदर ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ मुजाहरा करने वाले पहलवानों से अपील की कि उन्हें इस मामले में दिल्ली पुलिस की गैर जानिबदाराना जांच का इंतजार करना चाहिए. इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के लोगो, जर्सी, तराने और मशहद की रौनुमाई के बाद सहाफ़ियों से बात करते हुए
ठाकुर ने कहा कि हुकूमत ने एहतजाज करने वाले पहलवानों के तमाम जायज मुतालबात को पूरा किया है। खिलाड़ियों के मुतालबे पर हुकूमत ने कमेटी तश्कील दी है। मेरा आग्रह सभी जो कुछ खिलाड़ी वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे अनुरोध है कि जो जो उनकी मांगे थी लगातार उनको पूरा किया गया है। कोर्ट ने भी अपना निर्णय दिया है और वो निष्पक्ष जांच को पूरा होने दे और दूध का दूध पानी का पानी और कड़ी कार्रवाई जो भी होगा वो करने का काम दिल्ली पुलिस करेगी कानून के तहत। ठीक है। मेरा आग्रह सभी जो कुछ खिलाड़ी वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे अनुरोध है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना जारी है। जिनसी हरासानी के मुलजिम रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सरबराह और बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के मुतालबे पर पहलवान बजीद हैं। उनका कहना है कि जब तक बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा वो जंतर मंतर से वापस नहीं लौटेंगे। इस दौरान किसानों को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों और मुख्तलिफ तबकों से हिमायत मिल रही है। भारतीय किसान यूनियन ने जंतर मंतर पर एहतजाज करने वाले पहलवानों की हिमायत का ऐलान किया। 7 मई को सदर जोगिंदर सिंह और उग्रहान की क़यादत में पंजाब से हजारों खवातीन खिलाड़ियों की हिमायत के लिए जंतर मंतर पहुंचेंगे। इसके अलावा 11, 12 और 13 को पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में खवातीन की जानिब से जबरदस्त एहतजाज किया जाएगा। पहलवानों के धरने को लेकर टीम इंडिया के साबिक कप्तान सौरव गांगुली का भी बयान सामने आया। गांगुली ने कहा कि पहलवानों को अपनी लड़ाई लड़ने देनी चाहिए। I think this is not the platform to talk about, and let them fight their battle. So that's what it is. I really don't know what's happening there. I obviously read in the newspapers, and I realize one thing in sports world that you don't talk about things which you don't have complete knowledge of. So I hope it gets resolved. I think the wrestlers will win a lot of medals, a lot of bring accolades to the country, and hopefully it will be resolved. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमे को कर्नाटका में एक इंतखाबी रैली में अपनी तकरीर का आगाज जय श्री राम और जय बजरंगबली के नारों के साथ किया और कांग्रेस पर सख्त हमला करते हुए इल्जाम लगाया कि वो दहशतगर्दी की साजिश पर मबनी दस्तावेजी फिल्म केरला स्टोरी की मुखालिफत करते हुए दहशतगर्दाना रुझानात के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम बंदूक और पिस्तौल की आवाज़ तो सुनाई देती है, लेकिन माशरे को अंदर से खोखला करने की दहशतगर्दी की साजिश की आवाज़ सुनाई नहीं देती। अदालत ने भी इस किस्म की दहशतगर्दी पर तशवीश का इजहार किया है। आज आतंकवाद का स्वरूप भी बदल रहा है। स्मगलिंग हो, ड्रग्स का कारोबार हो, सांप्रदायिक उन्माद हो, अब सबके तार कहीं न कहीं आतंकवाद से जुड़ते हैं। बीते कुछ वर्षों में आतंक का एक और स्वरूप, भयानक स्वरूप पैदा हो गया है। स्नेह तीरे, बम, बंदूक और पिस्तौल की आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन समाज को भीतर से खोखला करने की आतंकी साजिश की कोई आवाज नहीं होती। कोर्ट तक ने आतंक के इस स्वरूप पर चिंता जताई है। ऐसी ही आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज कर्नाटका में कांग्रेस के कई इंतखाबी जलसों से खिताब किया। उन्होंने मोदी हुकूमत पर आवाम को गुमराह करने का इल्जाम लगाया। खड़गे ने कहा कि कैसे वजीर आजम मोदी ने ब्लैक मनी के मुद्दे पर झूठ बोला और आवाम को 15-15 लाख रुपए देने का वादा किया और मुकर गए। उन्होंने सवाल किया कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने के बीजेपी के वादे का क्या हुआ। राज्यದಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಇಂಜನ್ ಸರ್ಕಾರ ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ, ಆದರೂ ವಾಯು
वेरिटेबल इंजन की सरकार है, हम काम करके बताए। अरे भाई 9 साल में नहीं करके बताए, अब क्या करके बताए? 9 साल तुमको इस कर्नाटक की जनता ने दी और 5 साल में 3.5 साल बोम्मैया को दी, फिर आज काम क्यों नहीं कर रहे? और यहाँ के दाम बढ़ रहे हैं। मैं 2-4 का बोलता हूं, सबका बोलने नहीं जाता। आज आटे की कीमत कितनी है? हमारे जमाने में 210 रुपए 10 केजी का था, आज 440 रुपए। 210 था, आज 440। और दूध वो फुल लीटर 36 रुपए था, आज 80 से 90 रुपए। उसके बाद सरसों का तेल 52। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग जारी है और दोनों ममालिक के कायदीन एक दूसरे को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इस दरमियान एक हैरत अंगेज खबर सामने आई। तुर्की से एक वीडियो मंजर आम पर आया जिसमें यूक्रेन के एक रुकन पार्लियामेंट रूसी नुमाइंदे पर घूंसों की बारिश करते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो यूक्रेन के एक सहाफी जैसन जे स्मार्ट ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अब तक 15 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। दरअसल तुर्की की दारुल हुकूमत अंकारा में पार्लियामेंट्री असेंबली ऑफ द ब्लैक सी इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन की 61वीं जनरल असेंबली का इनेकाद हो रहा है। इस मीटिंग में बहरे अस्वद इलाके के ममालिक इकट्ठा हुए हैं और दो कसीर फरीकी ताल्लुकात और माशी तकनीकी और समाजी ताउन बढ़ाने और पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। इस मीटिंग में शामिल होने के लिए यूक्रेन और रूस के नुमाइंदे भी अंकारा पहुंचे हुए हैं। बताया जाता है कि जुमेरात को मीटिंग के दौरान यूक्रेन के रुकन पार्लियामेंट अलेक्जेंडर मार्क्योसी यूक्रेन का कौमी परचम लहराने लगे। वीडियो में देखा जा सकता है कि रूसी नुमाइंदे ने यूक्रेनी रुकन पार्लियामेंट के हाथ से परचम छीन लिया। इस बात से यूक्रेनी रुकन पार्लियामेंट इस कदर नाराज हुए कि उन्होंने प्रोटोकॉल का भी लिहाज ना करते हुए वहीं पर रूसी नुमाइंदे पर हमला कर दिया। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने जुमेरात को माइक्रोसॉफ्ट और गूगल समेत टॉप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की। बाइडेन ने कहा कि किसी भी एआई प्रोडक्ट को डिप्लॉय करने से पहले ये इंश्योर करना होगा कि उनका इस्तेमाल पूरी तरह से महफूज है, पूरी तरह से सेफ है। जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस साल काफ़ी चर्चा में है। इसमें ChatGPT जैसे ऐप सबसे आगे हैं। कई कंपनियां इस तरह के प्रोडक्ट बना रही हैं। जो बाइडेन ने भी ChatGPT का इस्तेमाल किया, उन्हें ChatGPT पर ब्रीफिंग भी की गई। वहीं ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन ने कहा कि सभी कंपनियां रेगुलेशन पर एक ही तरह की सोच रखती हैं। ये मीटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिस्क पर फोकस थी। सऊदी अरब की वजारत खारजा ने 7 ममालिक में वीज़ा स्टिकरों की जगह इलेक्ट्रॉनिक वीज़े मुतारिफ कराने का ऐलान किया है। वजारत ने जुमेरात को एक बयान में कहा कि हिंदुस्तान, मुत्तहिदा अरब अमारात, जॉर्डन, मिस्र, बांग्लादेश, फिलिपाइन और इंडोनेशिया में ममलिकत के सिफारिश मिशनों में यकूम मई से QR कोड के साथ ही वीज़ा के इस्तेमाल का नया इक़दाम नाफिजुल अमल हो चुका है। उसने मजीद कहा कि इक़दाम वीज़ा के हुसूल के तरीक़ेकार को खुदकार बनाने और वजारत की तरफ से मुहैया की जाने वाली काउंसलर्स खिदमात की मियार को बेहतर बनाने के साथ साथ अकामती और सयाहती या विजिट वीज़ा जारी करने के मेकानिज़म को तैयार करने की कोशिशों का हिस्सा है। सऊदी अरब ने हाल ही में वीज़ा के तरीक़ेकार में तब्दीलियाँ मुतारिफ कराई हैं और वीज़ा क़वानीन में नरमी की है, जिससे ज़्यादा सयाहों और गैर मुल्की कारोबारी इदारों को ममलिकत में आने के लिए राग़िब किया जा रहा है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने वीज़ा के तरीक़ेकार में तब्दीली का ऐलान ऐसे वक्त में किया जब खलीज काउंसिल के रुकन ममालिक के दरमियान मुमकिना तौर पर इलाकाई शेंगेन तर्ज की मुश्तरका वीज़े की इजराई के लिए बातचीत जारी है। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।